चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं TCL कमांड्स। पहले देखते हैं कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। सबको दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल और नॉट? यस सर। यस सर। तो आज हमें देखना है ये TCL कमांड्स। ठीक है, TCL कमांड्स तीन टाइप के हैं, एक है कमिट, एक है रोल बैक और एक है सेव पॉइंट। ठीक है, तो इससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन it is an series of DML commands that accesses or possibly updates various data items in a database. Clear? So what is a transaction? Transaction is a series of DML commands that accesses or possibly updates various data items in the database. ठीक है, और it is an unit of work done in database. Clear है? Unit of work done means अगर मैं एक भी इंसर्शन ऑपरेशन करता हूं, अगर मैं एक भी इंसर्ट करूं या डिलीट करूं या अपडेट करूं या फिर मैं क्या करूं, सेलेक्ट करूं, ये क्या हो रहा है, ये मेरा क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जा रहा है। क्लियर है? सो व्हाट इज ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन इज एन सीरीज ऑफ DML स्टेटमेंट्स और DML कमांड्स। सो व्हाट आर DML कमांड्स? इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड सिलेक्शन। क्लियर है? सो दिस इज द सीरीज ऑफ DML कमांड्स दैट एक्सेसेस मींस मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूं, और पॉसिबली अपडेट्स मींस या तो मैं इंसर्ट कर रहा हूं, या तो मैं डिलीट कर रहा हूं, या तो मैं अपडेट कर रहा हूं। क्लियर है? तो उनको हम क्या बोलेंगे, उन पर्टिकुलर सीरीज ऑफ कमांड्स को हम क्या बोलेंगे, एक ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? मतलब एक भी मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया तो मेरा क्या हो जा रहा है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जा रहा है, और तब तक चलेगा जब तक कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मेरा एंड नहीं होता। अब ट्रांजैक्शन एंड होने के लिए क्या है, कुछ कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन क्या है, देखिए अगर मैं एक स्टेट डायग्राम बनाऊं ट्रांजैक्शन का, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के स्टेट डायग्राम में सबसे पहली स्टेट आती है एक्टिव स्टेट। ठीक है, सेकंड वन इज पार्शियली कमिटेड स्टेट, एंड थर्ड वन इज कमिटेड स्टेट। Next one is failed state, and last one is aborted state. ठीक है, ट्रांजैक्शन सबसे पहले जैसे ही स्टार्ट होगा यहाँ पे आएगा एक्टिव स्टेट में, एंड इट रिमेन्स इन एक्टिव स्टेट टिल द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स जैसे ही मैंने इंसर्शन चालू किया या डिलीशन चालू किया या अपडेशन चालू किया, मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ट्रांजैक्शन मेरा कब तक कहां पे रहेगा, एक्टिव स्टेट में रहेगा। और कब तक एक्टिव स्टेट में रहेगा, जब तक कि सारे इंस्ट्रक्शन मेरे एग्जीक्यूट ना हो जाएं। ठीक है, वंस ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, इट एंटर्स इनटू पार्शियली कमिटेड स्टेट। क्लियर है? पार्शियली कमिटेड स्टेट मींस अब मेरे सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब ये आ चुका है मेरा पार्शियली कमिटेड स्टेट में, और जब मैं इसके बाद यहाँ पे कमिट परफॉर्म कर देता हूं, ठीक है, जब मैं यहाँ पे कमिट परफॉर्म कर रहा हूं तो ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है कमिटेड स्टेट में। ठीक है, और कमिटेड स्टेट मतलब जितने भी चेंजेस मैंने किए, इंसर्शन किया है, डिलीशन किया है, अपडेशन किया है, वो सब का सब क्या हो जाएगा, डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? सब का सब जो है डेटाबेस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि जो भी मैंने इंसर्ट किया है, जो भी मैंने डिलीट किया है, जो भी मैंने अपडेट किया है, वो डेटाबेस पर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? मतलब मेरी डेटाबेस की स्टेट जो है मैंने सेव कर दी है, जो भी मैंने इंसर्ट किया है, जो भी मैंने डिलीट किया है, जो मैंने अपडेट किया है। क्लियर है? एंड इफ ट्रांजैक्शन इंटर्स इनटू एक्टिव स्टेट, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरा किस में आ रहा है, एक्टिव स्टेट में आ रहा है,
कोई भी फेलियर ऑकर होता है तो एक किसमें जाएगा, सीधा जाएगा फेल्ड स्टेट में। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन में हो सकता है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये मेरा पार्शियली कमिटेड स्टेट में आ जाए, मतलब इंसर्शन हो जाए, डिलीशन, अपडेशन, सीक्वेंस ऑफ जो भी डीएमएल कमांड्स लिखे हैं सारे के सारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। मैं करने जा रहा था कमिट, कमिट से मैंने मेरा फेल हो गया, कमिट से पहले फेल्ड हो गया तो ये कहाँ जाएगा, सीधा फेल्ड स्टेट। क्लियर है, तो एक्टिव से भी फेल्ड से जा सकता है और पार्शियल कमिटेड से भी फेल्ड में जा सकता है। फेल्ड होने के बाद एक ही स्टेट बचती है विच इज एबॉर्टेड स्टेट। ठीक है, एबॉर्टेड मींस जो भी मैंने चेंजेस किए हैं, मैंने इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन जो भी किया है वो सब मेरा क्या हो गया, एबॉर्ट हो गया है। क्लियर है, सो दिस इज द स्टेट डायग्राम ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्लियर है, तो स्टेट डायग्राम ट्रांजैक्शन में 5 स्टेट हैं। फर्स्ट इज एक्टिव स्टेट, सेकंड इज पार्शियली कमिटेड स्टेट, थर्ड वन इज कमिटेड, फोर्थ वन इज फेल्ड और लास्ट वन इज एबॉर्टेड स्टेट। क्लियर है, ट्रांजैक्शन enters into active state when the first statement of the transaction is executed। मतलब जैसे ही मेरा एक भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मतलब मैंने एक ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया है, वो मेरा कहां गया, एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। एंड इट रिमेन्स इन एक्टिव स्टेट टिल द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन जो भी सारे स्टेटमेंट मेरे एग्जीक्यूट हो गए, तब वो क्या जाएगा, सीधा जाएगा पार्शियली कमिटेड स्टेट में। क्लियर है, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए, कमिट होना बाकी था तो ये आ गया पार्शियली कमिटेड में, और फिर जब मैंने कमिट परफॉर्म किया तो ये हो गया कमिटेड। कमिटेड मतलब जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो मेरे क्या होंगे, डेटाबेस में रिफ्लेक्ट करेंगे। क्लियर, इससे पहले जो भी चेंजेस किए हैं वो मेरा बफर में हुआ है, डेटाबेस में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए। क्लियर है, और एक्टिव स्टेट से फेल्ड हो सकता है, मतलब कहीं भी फेलियर ऑकर हो सकता है। तो हो सकता है कि ट्रांजैक्शन मेरा स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही फेल्ड हो गया, या कुछ 2-3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए, फेल्ड हो गया तो एक्टिव से फेल्ड में आ जाएगा। हो सकता है कि सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, मैं कमिट करने जा रहा था और फेलियर ऑकर हो गया, फेलियर ऑकर हुआ तो फिर पार्शियल कमिटेड से भी फेल्ड में जा सकता है, और फेल्ड होने के बाद एक ही ऑप्शन बचता है विच इज एबॉर्टेड। एबॉर्टेड मींस जो भी मैंने चेंजेस परफॉर्म किए हैं वो सब मेरे क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे या फिर एबॉर्टेड हो जाएंगे। क्लियर, मतलब डेटाबेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, डेटाबेस में जो पहले स्टेट थी वही स्टेट अब रहेगी। क्लियर है, अब आप लोगों ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा है। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में 2 टाइप के आपने डायग्राम पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा आपने डीएफए, एक पढ़ा होगा आपने एनएफए। ये कौन सा डायग्राम है, एनएफए की डीएफए, आप बताएं मुझे। ये डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है कि नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है? दिख रहा है सबको? सर टीओसी अभी पढ़े नहीं। टीओसी पढ़े नहीं है आप लोग? अच्छा, अभी आपने टीओसी नहीं पढ़ा है। हाँ सर। ठीक है, तो देखिए टीओसी डायग्राम जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें एक होती है स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेट मींस जिसमें मेरा सबसे पहले कंट्रोल जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, और एक होती है मेरी फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट मतलब जहां पे मेरा वो पर्टिकुलर डायग्राम फाइनल हो रहा है। ठीक है, आखिरी स्टेट। तो यहाँ पर 2 फाइनल स्टेट है, एक है मेरी कमिटेड, एक है मेरी एबॉर्टेड। ठीक है, 2 फाइनल स्टेट है, मतलब जिसके बाद मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और एक है मेरी स्टार्टिंग स्टेट जहां से मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ अपना डायग्राम। क्लियर है, तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ तो एक्टिव स्टेट में आया, सो ये मेरी स्टार्टिंग स्टेट है, और फाइनल एंडिंग स्टेट मेरी क्या है, या तो कमिट कर दूं या तो मैं अबॉर्ट कर दूं। क्लियर है, तो अगर क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हेन ट्रांजैक्शन इज टर्मिनेटेड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन आइदर इट इज कमिटेड और इट इज एबॉर्टेड। क्लियर, व्हेन आइदर इट इज कमिटेड और इट इज एबॉर्टेड। क्लियर है, तो अब इसको देखते हैं हम लोग किसमें, अपने डेटाबेस में। तो अब हम देखते हैं, एक पर्टिकुलर टेबल ले लेते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, इस स्टूडेंट टेबल में मेरे पास 6 वैल्यूज हैं। क्लियर है, अब इन 6 वैल्यूज में मैं क्या कर रहा हूं, एक वैल्यू और इंसर्ट कर रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैं लिख रहा हूं 7 दिनेश, 5 CSE, 55 121। क्लियर है, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर रो इंसर्ट किया मैंने, तो मैंने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मेरी अभी जो परसिस्टेंट स्टेट थी, मतलब जो अभी तक जो स्टेट थी, एक स्टेट जिसमें 6 पर्टिकुलर रोज थे मेरे पास।
ठीक है। तो इन 6 रोज के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एक रो मैंने अभी ऐड की है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मुझे 7 रोज दिखा रहा है, लेकिन डेटाबेस में वो अभी भी 6 रोज ही हैं। 7th रो अभी तक इंसर्ट नहीं हुई है। हमने इंसर्ट स्टेटमेंट लिखा जरूर है, लेकिन वो इंसर्ट करके अपने बफर में ही रखा है अभी तक डेटाबेस में जो है 6 रोज ही हैं। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप एक और क्या कर दीजिए, टर्मिनल ओपन कर लीजिए, ठीक है, और इसमें फिर से आप क्या कीजिए, इसी यूजर से आप लॉगिन कीजिए, स्टूडेंट, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे 6 रोज दिखा रहा है। क्लियर है, मतलब ये डेटाबेस से फेच करके ला रहा है, कितनी रोज हैं, 6 रोज। जबकि यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिखा रहा है 7 रोज। तो ये 7th रो जो है ये आपके बफर में है, क्योंकि अभी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। ट्रांजेक्शन टर्मिनेट कब होगा, जब या तो, हाँ बोलिए, स्पूल ऑन कर दीजिए। स्पूल ऑन कर दीजिए। स्पूल आज काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं मल्टीपल विंडो में काम करने वाला हूँ आज, ठीक है। तो स्पूल फाइल आज काम नहीं करेगी, आज आपको जो भी है देख के ही लिखना पड़ेगा। तो सर स्पीड थोड़ी स्लो कर लीजिए। स्पीड स्लो, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और एक वैल्यूज दिया है। तो वैल्यूज देने से ये क्या हो रहा है, मेरा एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे इनिशिएट कर दिया मैंने। एक ट्रांजेक्शन मैंने क्या कर दिया, इनिशिएट कर दिया। इनिशिएट करने से क्या हुआ कि एक वैल्यू इंसर्ट तो हो गई, लेकिन ये वैल्यू कहाँ गई है, ये अभी बफर में है। कौन से बफर में, यहाँ पे ये मैंने एक अलग एनवायरनमेंट ओपन किया है, कनेक्ट किया है, तो एक एनवायरनमेंट ओपन किया है। इस एनवायरनमेंट का एक बफर होगा, उस बफर में क्या है, 6 वैल्यूज तो डेटाबेस से आ रही हैं, और 7th वैल्यू बफर में है। वो 7th वैल्यूज आपको क्या दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकेंड एनवायरनमेंट ओपन करता हूं और फिर से मैं स्टूडेंट से लॉगिन करता हूं, तो ये सेकेंड एनवायरनमेंट है, इसका बफर अलग है। तो अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे दिखा रहा है 6 रोज। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये कि मैंने यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया है, और मैंने अभी इस ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट नहीं किया है। ट्रांजेक्शन मेरा टर्मिनेट कब होगा, व्हेन आइदर इट इज कमिटेड और इट इज अबॉर्टेड। क्लियर है। जब तक मैं उसको कमिट नहीं करता, तब तक मेरा ट्रांजेक्शन कहाँ रहेगा, एक्टिव स्टेट में रहेगा, या तो पार्शियली कमिट स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उसको कमिट कर रहा हूँ। अगर मैंने कमिट किया, तब ये क्या करेगा, डेटाबेस में इन 7 इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को क्या करेगा, डेटाबेस में स्टोर करेगा। मतलब अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखता हूं, चाहे मैं यहां लिखूं तो भी 7 रोज दिखाएगा, चाहे मैं यहां लिखूं तब भी क्या करेगा, ये 7 रोज दिखाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने कमिट परफॉर्म कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया है, अपनी स्टेट को सेव कर दिया है। जो भी मैंने ट्रांजेक्शन था उसको टर्मिनेट कर दिया है, और उसने उस ट्रांजेक्शन में जो भी चेंजेस परफॉर्म किए हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं अपने डेटाबेस में। क्लियर है। चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कमिट कर दिया। तो अब की जो स्टेट हो गई वो ये स्टेट हो गई, मतलब डेटाबेस में भी परसिस्टेंट स्टेट जो है वो ये 7 रोज है। क्लियर है। अब मैं एक और ट्रांजेक्शन स्टार्ट करता हूं, और ट्रांजेक्शन में मैं लिखता हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर है। तो ये क्या किया, एक रो डिलीट किया इसने, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे को कितनी रोज मिलेगी, मुझे अब 6 रोज मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने एक रो डिलीट कर दिया अपने बफर से, लेकिन यहाँ पर अगर अभी भी जाएं तो यहाँ पर अभी भी ये 7 रोज ही दिखाएगा। वो 3 वाली रो अभी भी है, क्योंकि मैंने अभी तक कमिट परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। अब मैंने एक डिलीट किया, फिर एक और डिलीट करता हूं मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 5। ये भी मेरा डिलीट हो गया, लेकिन ये भी बफर से डिलीट हुआ है, डेटाबेस में चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोल बैक, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रोल बैक, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अबॉर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। रोल बैक कर दिया। रोल बैक करने के बाद अब अगर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या कर रहा है, सारी की सारी रोज मेरी वापस आ गई। मतलब मैं जो डिलीट किया था उसको मैं रोल बैक कर सकता हूं अगर मैंने कमिट परफॉर्म नहीं किया है तो। क्लियर है। अब मतलब मैंने रोल बैक कर दिया है, इसका मतलब है कि मैंने क्या कर दिया है, ये अबॉर्ट कर दिया है। ये जो अबॉर्टेड स्टेट है मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। अबॉर्ट कर दिया मतलब जितने भी चेंजेस परफॉर्म किए थे मैंने यहाँ पर, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन, वो सब मेरे क्या हो गए, अबॉर्ट हो गए, ठीक है। मतलब रोल बैक हो गए।
क्लियर है? तो कमिट एंड अबॉर्ट दोनों समझ में आ रहा है, कमिट एंड रोल बैक। अब आ जाते हैं, ये हमारी स्टेट है अभी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे पास है 7 रोज, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं एक रो डिलीट करता हूं, मैं लिखता हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर? एक रो मेरी क्या हो गई, डिलीट हो गई, लेकिन डेटाबेस में अभी तक कुछ भी डिलीट परफॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि ट्रांजेक्शन अभी इनिशिएट हुआ है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेव पॉइंट और एक सेव पॉइंट क्रिएट करता हूँ ए, ठीक है। सो व्हाट इज सेव पॉइंट? सेव पॉइंट्स आर द इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ठीक है। इंटरमीडिएट एक टेम्परेरी पॉइंट बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां तक की स्टेट को मैंने एक सेव पॉइंट ए से सेव कर दिया है। फिर मैं लिख रहा हूं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। फिर से मैंने एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दिया, सेव पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूं अपडेट टेबल नेम सेट marks is equals to 40 where roll number that is equals to 7। क्लियर है? उसके बाद फिर से मैं क्या कर रहा हूं, एक सेव पॉइंट क्रिएट कर दे रहा हूं, सेव पॉइंट सी। क्लियर है? तो मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कहां से किया, यहां डिलीट से मैंने ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया, एक रो डिलीट की, एक रो मैंने सेव पॉइंट क्रिएट किया, फिर मैंने एक और रो डिलीट की, सेकंड सेव पॉइंट क्रिएट किया, फिर से मैंने अपडेट परफॉर्म किया और सेव पॉइंट क्रिएट किया। क्लियर है? अब अगर यहां पे मैं लिख देता हूं रोल बैक, क्लियर है? तो क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 7 रोज जो है वो 7 के 7 रोज मेरी वापस आ जाएंगी। मैंने जो भी चेंजेस परफॉर्म किए थे बफर में किए थे, सारे के सारे मैं क्या कर रहा हूं, अबॉर्ट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो रोल बैक लिखने से सारे के सारे ट्रांजेक्शन ने जो भी चेंजेस किया है वो क्या हो जाएगा, अबॉर्ट हो जाएगा, प्लस जितने भी सेव पॉइंट्स क्रिएट किए मैंने ए बी सी, सारे के सारे सेव पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं रोल बैक, तो ये मेरा पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन जो मैंने स्टार्ट किया था यहां से यहां तक, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन मेरा अबॉर्टेड हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, और जितने भी सेव पॉइंट्स थे वो सेव पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? अब अगर मैं यहां लिखता हूं कमिट, ठीक है, तो अगेन कमिट कर रहा हूं मतलब मैं फिर से ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट कर रहा हूं, ठीक है। ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट कर रहा हूं, उसका मतलब ये है कि जितने भी चेंजेस परफॉर्म किए मैंने डिलीट परफॉर्म किया, उसके बाद ये डिलीट परफॉर्म किया, फिर ये मैंने अपडेट परफॉर्म किया, ये तीनों के तीनों चेंजेस मेरे क्या हो जाएंगे, परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। मतलब रोल नंबर 3 वाली रो डिलीट हो जाएगी, रोल नंबर 2 वाली रो डिलीट हो जाएगी, और रोल नंबर 7 वाली रो की मार्क्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, ठीक है। तीनों के तीनों स्टेट को मैंने सेव कर दिया डेटाबेस में, और जितने भी सेव पॉइंट्स मैंने इंटरमीडिएट पॉइंट्स क्रिएट किए थे ए बी एंड सी, तीनों के तीनों सेव पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर है? तो कमिट होने के बाद मैंने क्या किया, कमिट किया मतलब सारे के सारे चेंजेस मेरे क्या होंगे, डेटाबेस में सेव हो गए। डेटाबेस में सेव करते ही वो क्या हो गया कि जितने भी सेव पॉइंट्स मैंने क्रिएट किए थे ए बी एंड सी, ऑल द सेव पॉइंट्स आर डिस्ट्रॉयड। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? अब अगर मैं लिखता हूं रोल बैक टू बी, ठीक है, रोल बैक टू बी लिखा है मैंने, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, अपनी स्टेट को इस सेव पॉइंट तक ले जा रहा हूं, ठीक है, इस सेव पॉइंट तक ले जा रहा हूं, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये जो एक इंस्ट्रक्शन मैंने लास्ट एग्जीक्यूट किया था, इसको मैंने क्या कर दिया, रोल बैक कर दिया, ठीक है। अब मेरी स्टेट कहां गई, मेरी स्टेट यहां तक आ गई है, मतलब 2 रोज में डिलीट कर चुका हूं, लेकिन ये अभी भी मेरा क्या है, बफर में डिलीट हुआ है, मेरा ट्रांजेक्शन अभी भी टर्मिनेट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं रोल बैक टू बी के बाद कमिट लिखता हूं तो मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरा इग्नोर हो जाएगा, और ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, डेटाबेस में सेव हो जाएंगे। मतलब 2 और 3 डिलीट हो जाएगा, रोल नंबर 7 वाला जो अपडेट था वो मैंने अपडेट नहीं किया, ठीक है। सिमिलरली रोल बैक टू ए लिखता हूं अगर मैं, तो ये क्या ले जाएगा, मेरी स्टेट को इस सेव पॉइंट तक ले जाएगा, मतलब ये और ये मेरा क्या हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो डिलीट है ये मेरा अभी भी बफर में है,
जब तक मैं इस रोल बैक टू ए के बाद कमिट नहीं लिखता तब तक ये क्या करेगा, डिलीट परफॉर्म नहीं करेगा। रोल बैक टू ए लिखने के बाद मैं कमिट करूंगा तो सिर्फ एक ही डिलीट होगा, वो होगा ये वाला डिलीट। क्लियर है? और रोल बैक टू ए लिखने के बाद अगर रोल बैक टू ए लिख रहा हूं तो रोल सेव पॉइंट बी और सेव पॉइंट सी ये दोनों भी मेरे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्लियर है? मतलब मैं अगर किसी ऐसे सेव पॉइंट में जाता हूं जिसके बाद सेव पॉइंट्स क्रिएट किए हुए हैं तो उसके बाद वाले जितने भी सेव पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये स्टेट यहां से मैं यहां ले जा रहा हूं तो ये और ये जो बीच वाले सेव पॉइंट्स हैं ये मेरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और ये जो पर्टिकुलर दो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं ये दोनों स्टेटमेंट ही मेरे क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक चीज करके देखते हैं। रोल बैक टू मैं ए लिखता हूं, ठीक है, रोल बैक टू ए लिखा मैंने, और रोल बैक टू ए लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं रोल बैक टू बी लिखता हूं तो ये बी यहाँ पे सेव पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं रोल बैक टू ए कर दिया हूं। रोल बैक टू ए करने से ये बी और सी वाले क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है और ये दो स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर दिया है। क्लियर है? लेकिन रोल बैक टू ए लिखने के बाद ये दोनों मेरे क्या हो गए हैं, बफर से हट गए हैं। ये अभी बफर में है, डेटाबेस में अभी भी वो 7 रोज हैं। अगर मैं सेकंड टैब में जाके अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट तो अभी भी ये क्या दिखाएगा, 7 रोज दिखाएगा, जो रोज अभी दिखा रहा था। ठीक है, और अब अगर मैं रोल बैक टू ए लिखने के बाद अब अगर मैं कमिट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएंगे, ये वाला जो डिलीट है ये परसिस्ट कर जाएगा, मतलब ये मेरा डेटाबेस में सेव हो जाएगा, मतलब ये वाली रो मेरी अब क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर है? तो देखिए रोल नंबर 3 वाली रो यहां से डिस्ट्रॉय हो गई। क्लियर है? तो रोल बैक, सेव पॉइंट एंड कमिट ये थे मेरे TCL कमांड्स। और ये TCL कमांड्स किसको अफेक्ट करते हैं? ऑल दी TCL कमांड्स अफेक्ट्स DML कमांड्स। जो भी DML कमांड्स मैं लिख रहा हूं, मैं इंसर्ट कर रहा हूं, मैं डिलीट कर रहा हूं, मैं अपडेट कर रहा हूं, इसी को अफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, TCL क्वेरीज पढ़ते हैं कि किन क्वेरीज को मुझे सेव करना है डेटाबेस में, किन क्वेरीज को मुझे रोल बैक कर देना है। क्लियर है? तो अगर मैं सेव पॉइंट्स क्रिएट नहीं करता हूं तो मैं किसी एक स्टेटमेंट को अगर मैं लास्ट से एक या दो स्टेटमेंट को लास्ट से अगर मैं इग्नोर करना चाहूं तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता अगर मैंने सेव पॉइंट्स क्रिएट नहीं किए हैं। तो अगर मैं रोल बैक लिखूंगा तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा, अगर मैं कमिट करूंगा तो सारा का सारा ट्रांजैक्शन कमिट होगा। ठीक है, अगर मुझे पीछे से बैक ट्रैकिंग करके कुछ कुछ स्टेटमेंट्स को रोल बैक करना है, इग्नोर करना है, तो मुझे सेव पॉइंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी और सेव पॉइंट सी 3 सेव पॉइंट क्रिएट किया है। फिर मैं रोल बैक टू ए लिख रहा हूं तो मतलब बी और सी डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, ये यहां तक की स्टेट में आ जा रहा है, और अब इसके बाद कमिट कर रहा हूं मतलब सिर्फ ये ही कमिट होगा, ये कमिट होगा मतलब रोल नंबर 3 मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट? आगे बढ़ूं मैं? स्पीड ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए अब अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, तो मेरे पास 6 रोज हैं, रोल नंबर 3 वाली रो मेरी डिलीट हो गई क्योंकि मैंने कमिट कर दिया था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक रो और डिलीट करता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, कमिट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, रोल नंबर 7 वाली रो डिलीट कर देगा। उसके बाद अगर मैं रोल बैक लिखता हूँ और रोल बैक लिखने के बाद अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कितनी रोज दिखाएगा मुझे, कितनी रोज दिखाएगी? 5 रोज। ठीक है, मतलब कमिट करने के बाद मैंने रोल बैक लिखा है तो उसका कोई इफेक्ट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रांजैक्शन मेरा यहाँ पर कमिट करते ही क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। अब अगर मैं रोल बैक कर भी लूं तो ये दूसरा ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा जो इस कमिट के बाद स्टार्ट हुआ है, तो कमिट के बाद तो कोई स्टार्ट हुआ ही नहीं है। मतलब अगर मैं कमिट के बाद रोल बैक कर रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो कमिट मैंने कर दिया वो कमिट हो गया। अब मैं जो भी रोल बैक कर रहा हूं वो नए ट्रांजेक्शन कोई रोल बैक कर सकता हूं। तुरंत अगर मैं कमिट करूंगा तो ट्रांजेक्शन मेरा रोल बैक नहीं होगा, जो पुराना ट्रांजेक्शन चल रहा था, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन था ये ट्रांजेक्शन मेरा कमिट करते ही एंड हो चुका है। अब अगर मैं रोल बैक लिख रहा हूं तो इस कमिट और इस रोल बैक के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया होगा तो उसको मैं रोल बैक कर रहा हूं।
क्लियर है? तो मैंने कोई स्टार्ट किया नहीं था, इसलिए इस कमिट के बाद रोल बैक लिखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगेन आ जाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखा है, 6 रोज है हमारे पास। ठीक है, 6 रोज के बाद अब मैं फिर से क्या करता हूँ, एक रो और डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक रो मैंने क्या कर दी, डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, रोल बैक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये 5 वाली रो वापस आ जाएगी और फिर मैं क्या लिखता हूँ, कमिट। ठीक है, तो रोल बैक के बाद कमिट लिख रहा हूं तो इसका भी कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, कितनी रोज मिलेगी मुझे? अब कितनी रोज मिलेंगी? 5। वेरी गुड, यही 5 रोज मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया है, ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर दिया, मतलब ट्रांजेक्शन को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, 2 फाइनल स्टेट थी ना मेरे पास, मैंने रोल बैक कर दिया। रोल बैक करने के बाद अब अगर मैं कमिट कर रहा हूं तो ये दूसरा ट्रांजेक्शन कमिट होगा जो रोल बैक करने के बाद स्टार्ट किया है मैंने। मतलब ये रोल बैक किया मैंने, ये मैंने यहाँ पे डिलीट किया, डिलीट करते यहाँ मैंने रोल बैक कर दिया। रोल बैक करने के बाद ये ट्रांजेक्शन मेरा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मतलब इसको मैंने क्या कर दिया है, रोल बैक कर दिया है, मतलब इस रो को मैंने वापस ले आया है। ठीक है, उसके बाद मैं कमिट कर रहा हूं तो इस डिलीट से कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि ये मेरा ट्रांजेक्शन एंड हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। इस रोल बैक और इस कमिट के बीच में अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया होता तो वो ये ट्रांजेक्शन कमिट करता, अदरवाइज से नहीं करेगा कुछ भी कमिट। क्लियर है? तो ये मेरी रोज आ रही है 5 रोज, क्योंकि मैंने रोल बैक कर दिया है, एक भी रो मेरी डिलीट नहीं हुई है। क्लियर है? यहां तक भी किसी कोई डाउट नहीं है? अब आ जाते हैं फिर से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मेरे पास कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं। ठीक है, मैं फिर से एक रो डिलीट करता हूं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक रो डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं अल्टर टेबल, और टेबल नेम मैं लिखता हूं लेट सपोज, यह काम करते हैं, हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, या हमने एक टेबल क्रिएट किया थी सुबह जिसका नाम था एस, तो मैं लिखता हूं ड्रॉप टेबल एस। ठीक है, तो मेरी क्या हो गई, टेबल ड्रॉप हो गई, कौन सी, एस वाली टेबल मेरी क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। ड्रॉप करने के बाद अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रोल बैक। ठीक है, तो रोल बैक लिखते ही क्या क्या होगा, कौन बताएगा? मैंने रोल बैक लिखा है, मतलब ट्रांजेक्शन को मैंने रोल बैक कर दिया है। अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस, तो ये टेबल मुझे दिखेगी कि नहीं दिखेगी? और अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो मुझे कितनी रोज दिखेंगी? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस अगर लिखता हूं तो टेबल वापस आ जाएगी कि नहीं आएगी? The table does not exist ऐसा दिखा रहा है। वेरी गुड। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो 6 रोज। 6 रोज क्यों, यहाँ तो 5 रोज थी ना, 5 रोज में एक रोज और डिलीट की थी मैंने, यहाँ 5 रोज थी, मैंने एक रो डिलीट की थी, 5 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे Yes, आएगा, यहाँ पे आएगा 4 रोज। क्लियर है? तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में नोट करके, क्योंकि ये स्टेटमेंट सबसे ज्यादा काम आने वाला है। इसमें लिखेंगे कि when you execute any DDL query in transaction, then transaction or existing transaction automatically commits. Clear है? That means during an execution of a transaction, मतलब ये ट्रांजेक्शन मेरा चल रहा है, अगर मैंने एक भी डीडीएल क्वेरी लिख दी, एक भी डीडीएल क्वेरी मींस अगर मैंने एक भी क्रिएट स्टेटमेंट या एक भी अल्टर स्टेटमेंट या एक भी ड्रॉप स्टेटमेंट या एक भी ट्रंकेट स्टेटमेंट या एक भी रीनेम स्टेटमेंट लिख दिया,
तो ये जो ट्रांजेक्शन चल रहा था ये ऑटोमेटिकली कमिट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ ड्रॉप टेबल एस लिखा है, एक डीडीएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, डीडीएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते ही ये ट्रांजेक्शन मेरा कमिट हो गया। कमिट हो गया मतलब रोल नंबर 1 वाली रो मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी परमानेंटली। उसके बाद मैं रोल बैक करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डिलीट हो गया मतलब डिलीट हो गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कमिट हो चुका है। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट जो है सबसे ज्यादा काम आने वाला है आप लोगों को, ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में। क्लियर है? स्टेटमेंट इज व्हेन यू एग्जीक्यूट एनी डीडीएल क्वेरी in a running transaction or in a running transaction, मतलब जो ट्रांजेक्शन मेरा चल रहा था उसके बीच में आप कोई भी डीडीएल क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, then the existing running transaction automatically commits। क्लियर है? वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कमिट कर देगा उसको। ठीक है? तो मतलब अब मेरे को कमिट करने की नीड नहीं है, वो डायरेक्टली कमिट हो चुका है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके ओरेकल में है। अगर आप लिखेंगे शो ऑटो कमिट तो आपको एक ऑटो कमिट की वैल्यू क्या दिखा रहा है, ऑफ। ऑटो कमिट ऑफ है मतलब ऑटो कमिट मेरे ऑफ कंडीशन में है। अगर मैं इसको ऑन करता हूं, मैं लिखता हूं सेट ऑटो कमिट ऑन, तो ये क्या कर दिया, ऑटो कमिट को ऑन कर दिया है। अब अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसमें मेरे पास 6 रोज हैं। अब एक रो और मैं डिलीट करता हूं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2। तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, देखिए कमिट कर दे रहा है। जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ ये कमिट कंप्लीट कर दिया। ठीक है? अगर आप कोई अपडेट स्टेटमेंट भी लिखते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू 50 वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 4, तो ये अपडेट करने के बाद तुरंत उसको कमिट कर देगा। मतलब एक एक स्टेटमेंट का क्या कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दे रहा है। क्लियर है? तो ये कमिट क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑटो कमिट आपने ऑन रखा है। बाय डिफॉल्ट इट इज ऑफ कंडीशन में। ठीक है? बाय डिफॉल्ट ऑफ कंडीशन में है, मतलब अगर मैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं तो उसको मैं तब तक टर्मिनेट नहीं कर सकता जब तक या तो मैं कमिट नहीं कर दूं या तो मैं रोल बैक नहीं कर दूं। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, वापस इसको कर देते हैं ऑटो कमिट को ऑफ। ठीक है? ऑफ करने के बाद अब वापस आ जाते हैं अपने टेबल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। मेरे पास अब 3 रो ही बची हैं, 4, 5 एंड 6। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर दैट इज इक्वल टू 4, तो एक रो डिलीट हो गई। ठीक है? अगर मैं कमिट करूंगा तो क्या होगा, वो रो मेरी परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगर मैं रोल बैक करूंगा तो क्या होगा कि वो रो मेरी क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है? लेकिन अगर सपोज करो कि यहां मैंने ऊपर से बंद कर दिया है इसको, ठीक है, बंद करने के बाद अगर मैं फिर से कनेक्ट करूंगा और मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो कितनी रोज मिलनी चाहिए मुझे, कौन बताएगा? 3 3 रोज कि 2 रोज? 3 क्योंकि बफर में ही होगा, चेंज किए हो। वेरी गुड। अगर मैं इसको यहाँ से फेल कर रहा हूं मतलब मेरा ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है। ठीक है? फेल हुआ है, इसका मतलब है कि अब अगर मैं फिर से यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करता हूं, रन एसक्यूएल कमांड लाइन, और फिर से इसको क्या कर रहा हूं, कनेक्ट करता हूं, कनेक्ट स्टूडेंट और फिर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मेरा क्या हो गया था, ट्रांजेक्शन मेरा फेल हो गया था। फेल होने के बाद एक ही स्टेट बची थी हमारे पास। देखिए फेल्ड, मैंने क्या किया, फेल्ड कर दिया ट्रांजेक्शन को ना, मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया, मतलब ट्रांजेक्शन फेल हो गया मेरा। फेल्ड होने के बाद ये क्या होगा, एक ही स्टेट बचती है विच इज अबॉर्टेड, मतलब वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, रोल बैक कर देगा। क्लियर है? अबॉर्ट कर देगा, जो भी आपने डिलीट किया या अपडेट किया वो सब क्या हो जाएगा, आपका अबॉर्ट हो जाएगा। क्लियर है? सो टीसीएल कमांड्स खत्म। टीसीएल कमांड्स में किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? ऑटो कमिट को ऑफ कैसे किए? ऑटो कमिट को ऑफ करने के लिए आपको फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पर सेट ऑटो कमिट ऑन, ये ऑन हो जाएगा।
अब अगर आप देखते हैं शो ऑटो कमिट, तो ऑटो कमिट की वैल्यू क्या दिखा रहा है आपको? ऑटो कमिट इमीडिएट, मतलब इमीडिएटली क्या कर रहा है, उसको ऑटो कमिट कर दे रहा है। ठीक है, और अब अगर आप लिखते हैं सेट ऑटो कमिट ऑफ, ठीक है, तो ये ऑफ कर दिया। अब अगर आपको चेक करना है आपका ऑटो कमिट ऑन है कि ऑफ है, तो आप लिखेंगे शो ऑटो कमिट, तो ये आपको बता रहा है ऑटो कमिट ऑफ कंडीशन में है। सो अगेन दिस सेट एंड शो बोथ आर एसक्यूएल स्टार प्लस कमांड, दीज आर नॉट एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, ये आपको इन्वायरमेंट ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है ओरेकल। ठीक है, ये इन्वायरमेंट ऑप्शंस हैं, ये एसक्यूएल क्वेरीज नहीं है, और ये इन्वायरमेंट ऑप्शन आपको ओरेकल ही प्रोवाइड कर रहा है। अदर डीबीएमएस में अदर इन्वायरमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट? एनी डाउट? सेव पॉइंट का एक बार बता दीजिए। हाँ, सेव पॉइंट क्या होता है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर क्वेरी में, मतलब किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को मैं पार्शियली क्या कर रहा हूं, रोल बैक करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेव पॉइंट्स यूज करके कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैं 1 राम 3 CSE 40 121, ये मैंने एक रो इंसर्ट की। एक रो इंसर्ट करते ही मेरा क्या हुआ, ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ फिर से एक और रो इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, वैल्यूज करके मैं क्या कर रहा हूं, 2 श्याम 5 CSE 50 122। ठीक है, मैंने 2 इंसर्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिए हैं, मैंने अभी तक कमिट परफॉर्म नहीं किया है, मैंने अभी तक रोल बैक परफॉर्म नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे कमिट कर देता हूं, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट को डेटाबेस में सेव कर देगा, दोनों रोज डेटाबेस में परसिस्ट कर जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रोल बैक लिख देता हूं, तो ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों रोज को इग्नोर कर देगा, एक भी रो आपकी डेटाबेस में सेव नहीं होगी, सब बफर कंटेंट क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ ये स्टेटमेंट मेरा इग्नोर हो, ये स्टेटमेंट इग्नोर ना हो, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कोई सेव पॉइंट क्रिएट ही नहीं किए। ठीक है, अगर मैं इस इंसर्ट स्टेटमेंट के बाद एक सेव पॉइंट क्रिएट करता, सेव पॉइंट ए के नाम से, और अब मैं यहां पे लिखता सेव रोल बैक टू ए, ठीक है, रोल बैक टू ए, तो तब क्या होता कि वो इसको इग्नोर कर देता और यहां पे पहुंच जाता जो सेव पॉइंट मैंने यहाँ पे ए में क्रिएट किया होता। तो क्लियर है? तो अगर मैं सेव पॉइंट क्रिएट नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लास्ट से इग्नोर नहीं कर सकता। इग्नोर करना है तो या तो पूरा का पूरा इग्नोर करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन अब, या तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को कमिट परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सेव पॉइंट्स जो होते हैं वो सेव पॉइंट्स क्या होते हैं, सेव पॉइंट्स होते हैं कि इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं कि मैं एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके उनके सेव पॉइंट्स क्रिएट कर रहा हूं, ताकि अगर मुझे कुछ स्टेटमेंट्स लास्ट से इग्नोर कराने हों कि मैं आखिरी में जो मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए हैं वो मुझे रोल बैक करने हैं, उनको इग्नोर करना है, तो मुझे सेव पॉइंट्स काम आएंगे उस केस में। अगर मैंने सेव पॉइंट्स क्रिएट नहीं किए तो मुझे पूरा पूरा ट्रांजैक्शन या तो कमिट करना पड़ेगा या तो पूरा पूरा ट्रांजैक्शन रोल बैक करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? सेव पॉइंट समझ में आ रहा है? यस यस सर। चलिए अब आ जाते हैं, अब हम पढ़ते हैं डीसीएल कमांड्स। ठीक है, डीसीएल कमांड्स हमारे पास क्या क्या हैं, 2 हैं, एक है ग्रांट और एक है रिवोक। ठीक है, तो ये ग्रांट एंड रिवोक जो हैं आते हैं डीसीएल। डीसीएल में हमारे पास होती हैं प्रिविलेजेस। ठीक है, प्रिविलेजेस, और ये प्रिविलेजेस 2 टाइप की होती हैं, एक होती है सिस्टम प्रिविलेजेस, एक होती है ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ठीक है, तो 2 टाइप की प्रिविलेजेस होती हैं, एक होती है सिस्टम प्रिविलेजेस, एक होती है ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। सिस्टम प्रिविलेजेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीबीए ग्रांट कर सकता है, और ऑब्जेक्ट प्रिविलेज जो है वो डीबीए भी ग्रांट कर सकता है और नॉर्मल एंड यूजर्स भी ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, या डेटाबेस यूजर जिसको बोलते हैं वो भी ग्रांट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। ठीक है, अब ये 2 टाइप की प्रिविलेजेस हैं, एक सिस्टम प्रिविलेज, एक ऑब्जेक्ट प्रिविलेज। सिस्टम प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ डीबीए ग्रांट कर सकता है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज डीबीए भी ग्रांट कर सकता है और
एंड यूजर जो आपके नॉर्मल सोफिस्टिकेटेड यूजर्स थे वो भी आपके क्या होते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। ठीक है, अब डीसीएल में दो टाइप के कमांड्स हैं हमारे पास, एक है हमारा ग्रांट, दूसरा है हमारे पास रिवोक। क्लियर है? मतलब ग्रांट कर रहा हूं मैं कि ग्रांट सिस्टम प्रिविलेजेस और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस टू सम यूजर। ठीक है, अगर मैं इसका सिंटैक्स लिखूं यहां पर, तो सिंटैक्स क्या है, ग्रांट प्रिविलेजेस टू ग्रांट प्रिविलेजेस ऑन ऑब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेज की बात करूं तो, अगर मैं ऑब्जेक्ट प्रिविलेज की बात करूं तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू डेटाबेस यूजर। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सिंटैक्स हुआ ग्रांट का। सेकंड सिंटैक्स है कि ग्रांट सिस्टम प्रिविलेजेस टू यूजर। क्लियर है? तो सिस्टम प्रिविलेजेस सिर्फ और सिर्फ कौन ग्रांट कर सकता है, डीबीए ही ग्रांट कर सकता है, नॉर्मल यूजर सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांट नहीं कर सकते। ठीक है, अब सिस्टम प्रिविलेजेस क्या क्या होती हैं, तो उसमें आ जाता है एक आपका कनेक्ट, एक आपका है रिसोर्स, थर्ड है क्रिएट एनी व्यू, नेक्स्ट वन इज क्रिएट एनी synonym. These all are system privileges. Create any sequence, create any index. These are all system privileges. And object privileges are select, delete, insert, update, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये सब क्या हो गया मेरी ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। मतलब उन ऑब्जेक्ट में मैं सेलेक्ट परफॉर्म कर सकता हूं कि नहीं, डिलीट परफॉर्म कर सकता हूं कि नहीं, इंसर्ट परफॉर्म कर सकता हूं कि नहीं, अपडेट परफॉर्म कर सकता हूं कि नहीं, या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मैं अल्टर कर सकता हूं कि नहीं। तो ये दीज आर ऑल ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। तो मुझे ऑब्जेक्ट का नेम बताना पड़ेगा कि किस ऑब्जेक्ट में मैं कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस किस यूजर को मैं ग्रांट कर रहा हूं। क्लियर है? जबकि सिस्टम प्रिविलेजेस जो है सिर्फ और सिर्फ यूजर को ग्रांट की जाती हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वो सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांट हो रही हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं रहती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है रिवोक। तो रिवोक का सिंटैक्स जो है वो है अगेन रिवोक ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट से मुझे करना है, फ्रॉम यूजर। इस यूजर से मुझे वो प्रिविलेज क्या करनी है, वापस लेनी है, रिवोक करनी है। ठीक है, या फिर रिवोक सिस्टम प्रिविलेज फ्रॉम यूजर। अगेन दिस इज डन बाय डीबीए ओनली। क्लियर है? तो ये सिंटैक्स पढ़ लिए हैं, अब इनका हम क्या करते हैं, यूज करना सीखते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सारे टैब क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं रन एसक्यूएल कमांड लाइन। मैं कनेक्ट करता हूं किससे, डीबीए से। तो मैं लिख रहा हूं कनेक्ट सिस्टम DIT123 उसका पासवर्ड है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट यूजर। यूजर का नेम दे रहा हूं मैंने CSE, आइडेंटिफाइड बाय CSE। क्लियर है? तो एक यूजर क्रिएट हुआ CSE, उसका पासवर्ड भी क्या है, CSE। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स टू CSE। ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अगर मैं यहां पर फिर से एक सेशन क्रिएट करता हूं, मैंने यूजर क्रिएट कर दिया है। यूजर कौन सा क्रिएट किया था, CSE। अगर मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश करने जाऊं तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्रिएट सेशन प्रिविलेज नहीं है। आ रहा है समझ में? इसमें क्रिएट सेशन प्रिविलेज नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं एक प्रिविलेज ग्रांट कर रहा हूं यहां पर, जिसका नाम है कनेक्ट।
ठीक है। और एक और प्रिविलेज ग्रांट कर रहा हूँ रिसोर्स, ताकि ये अपना कुछ रिसोर्स डेवलप कर सके, अपने कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सके। ये जब मैंने ग्रांट किया तब जाके ये क्या कर रहेगा, अब कौन सा यूजर, ये जो यूजर मेरा CSC है, ये अब मेरा क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाएगा। क्लियर है? सो दीज आर सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांटेड ओनली बाय DBA। क्लियर है? तो मैंने DBA लॉगिन किया और DBA लॉगिन के बाद मैंने क्या किया, एक CSC नाम का यूजर क्रिएट किया और उसको मैंने क्या किए, 2 सिस्टम प्रिविलेजेस ग्रांट किए, एक कनेक्ट एंड एक रिसोर्स। फिर मैं क्या करता हूं, एक और यूजर क्रिएट करता हूं, यूजर का नेम मैं लिखता हूं IT, आइडेंटिफाइड बाय IT। तो IT नाम से एक और यूजर क्रिएट हुआ। मैं क्या करता हूं, उसको भी ग्रांट कर देता हूं कनेक्ट एंड रिसोर्स। ठीक है, तो मेरे पास अब 3 यूजर्स हो गए हैं, एक स्टूडेंट है, एक CSC है, एक IT है। ठीक है, तो ये जो है मेरा CSC है, या फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा एडमिन है, मतलब ये मेरा DB है, सिस्टम BIT123 से मैंने क्या किया, इसको लॉगिन किया है। अब मैं आ जाता हूँ रन एसक्यूएल कमांड लाइन, फिर से नया सेशन ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और इस स्टूडेंट के पास कुछ डेटाबेस हैं। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो इतनी सारी कुछ टेबल्स मुझे दिख रही हैं। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा सेकंड सेशन। थर्ड सेशन में आ जाता हूं मैं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कनेक्ट करता हूं, और कनेक्ट क्या करता हूं मैं, CSC। ठीक है, तो CSC कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया। स्टेब्लिश करने के बाद मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो इसके पास खुद के कोई रिसोर्सेस नहीं है। ठीक है, कोई डेटाबेस अब इसने क्रिएट नहीं किया है। आ जाते हैं वापस, फोर्थ सेशन स्टार्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं हम IT। ये भी कनेक्ट हो गया है, इसके पास भी कोई भी डेटाबेस नहीं है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, ये मेरा DBA था। DBA ने कुछ यूजर्स क्रिएट किए। ये स्टूडेंट यूजर था मेरा, जिसके पास कुछ टेबल नेम्स हैं। ठीक है, ये मेरा CSC का है, इसमें कोई डेटाबेस नहीं है। IT है, कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है, अब मैं आता हूँ स्टूडेंट में। मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है EMP। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो ये अपने डेटाबेस में जो उनके पास टेबल्स थी उसमें देखेगा कि कोई EMP टेबल है कि नहीं है। अगर है तो उसको क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो ये क्या करता, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट बोलता। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट सपोज BIT नाम की कोई टेबल नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, BIT करके आ रहा है आउटपुट की टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? आ जाता हूं मैं CSC में लिखता हूं मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो ये भी यहाँ पे भी एरर शो कर रहा है, क्योंकि ये अपने डेटाबेस में देख रहा है कि EMP नाम की कोई टेबल है कि नहीं है। अगर होती तो डिस्प्ले कर देता, अभी इसमें बस कोई भी टेबल नहीं है। सिमिलरली IT में भी अगर मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये एरर शो कर रहा है कि टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी टेबल मेरी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर है यहां तक? अब इस CSC वाले को क्या करना है, इस स्टूडेंट वाला जो टेबल है, स्टूडेंट के अंदर एक EMP टेबल थी, उसको एक्सेस करना है। किसको एक्सेस करना है? इस CSC वाले को एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये अगर लिखता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम student.emp, ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक्सेस करना है स्टूडेंट के EMP टेबल को, तो उसको कंप्लीट नेम लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम डॉट टेबल नेम और यूजर नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट में यूज कर रहा हूं टेबल, सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट इज टेबल, तो यूजर नेम डॉट टेबल नेम, तो student.emp।
तो अभी भी ये आउटपुट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास सफिशिएंट प्रिविलेज नहीं है उस ईएमपी टेबल को एक्सेस करने का। क्लियर है? स्टूडेंट डॉट ईएमपी लिख रहा है अगर ये, तो इसके पास ऑब्जेक्ट प्रिविलेज नहीं है। कौन सा ऑब्जेक्ट प्रिविलेज? ईएमपी पे सिलेक्शन का प्रिविलेज नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मैंने जैसे बताया आप लोगों को, ये कुछ ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हैं, सिलेक्शन, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, अल्टरेशन। ठीक है, तो इसका कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज नहीं था। अब उसको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट प्रिविलेज ग्रांट करवाना पड़ेगा। किससे? जो ये ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट ओन कर रहा है। ठीक है, तो ओन कौन कर रहा है? स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास क्या है कि ये ईएमपी टेबल स्टूडेंट के पास थी। अब यहाँ पे लिख रहा है ये ग्रांट, किस टाइप का एक्सेस देना है मुझे सिलेक्शन देना है। ऑन विच ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट नेम इज ईएमपी टू यूजर नेम मेरा है सीएससी। तो ये क्या किया मैंने? ईएमपी पे सिलेक्शन ग्रांट किया। किसको? सीएससी यूजर को ग्रांट किया है। तो ये अब ये सीएससी यूजर क्या कर सकता है? इस सेम क्वेरी को क्या कर सकता है? रन कर सकता है, आउटपुट आ जाएगा। लेकिन लिखने के लिए उसको क्या लिखना पड़ेगा? उसको कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम डॉट ऑब्जेक्ट नेम, तभी वो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर सकता। अगर वो डायरेक्टली लिखता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो अभी भी इसके पास ईएमपी टेबल नहीं है, ये अपने ही यूजर के ईएमपी टेबल को एक्सेस कर रहा है, तो अपने डेटाबेस में इसके पास ईएमपी टेबल नहीं है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? हाँ, सिस्टम ग्रांट कर सकता है क्या स्टूडेंट के ईएमपी टेबल को सीएससी को एक्सेस करने के लिए? बिल्कुल कर सकता है, अभी वही देखेंगे हम। ठीक है, अभी देखिए, अभी अगर आईटी अगर सेम चीज लिखता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आउटपुट नहीं आ रहा था। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डॉट ईएमपी अगर लिख रहा है तो अभी भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्लियर है? और अब अगर मैं देखूं सीएससी के पास सिलेक्शन प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये लिखता है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डॉट ईएमपी वेयर, और वेयर करके मैं कंडीशन दे देता हूं डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 20, तो इसके पास डिलीट का प्रिविलेज नहीं है। इसको क्या मिला था प्रिविलेज? इसको सिर्फ एक ही प्रिविलेज मिला था, वो क्या था? सिलेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रांट किया मैंने सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ग्रांट किया है कि ईएमपी सिर्फ सिलेक्ट ही ग्रांट करे, बाकी डिलीट अपडेट परफॉर्म नहीं कर सकता है। कौन? सीएससी परफॉर्म नहीं कर सकता है इस टेबल पे। ये सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकता है, वो अपडेट परफॉर्म नहीं कर सकता। क्लियर है? और उसको मैंने किस में ग्रांट किया है? सीएससी को ग्रांट किया है, तो सिर्फ सीएससी एक्सेस कर सकता है, आईटी वाला अभी भी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? अब अगर मुझे वो ग्रांट नहीं देना है, उसको मुझसे उससे वापस लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं लिख रहा हूं रिवोक सेलेक्ट ऑन ईएमपी फ्रॉम करके मैंने किसको ग्रांट किया था? मैंने सीएससी को ग्रांट किया था, तो मैं सीएससी से वापस ले लिया। सीएससी से वापस ले लिया, इसका मतलब है कि अब सीएससी भी क्या कर सकता है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डॉट ईएमपी नहीं लिख सकता। क्लियर है? मैंने उसको रिवोक कर दिया मतलब मैंने उससे प्रिविलेजेस ले ली वापस। क्लियर है? अब एक डाउट आया आप लोगों से कि क्या डीबीए ग्रांट कर सकता है? तो जनरली डीबीए जो यूजर रहता है वो उसके अंदर डेटाबेस नहीं रहता है, डेटाबेस नॉर्मल यूजर्स के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और वो सारे डेटाबेस को डीबीए एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब डीबीए चाहे तो डायरेक्टली लिख सकता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डॉट ईएमपी, यहां पे इसको कोई प्रिविलेज लेने की नीड नहीं है, डीबीए डायरेक्टली लिख सकता है स्टूडेंट डॉट ईएमपी। क्लियर है? और डीबीए चाहे तो इस स्टूडेंट डॉट ईएमपी को किसी और यूजर को भी ग्रांट कर सकता है, लेकिन ग्रांट करने के लिए उसे क्या लिखना पड़ेगा? ग्रांट सेलेक्ट कॉमा, मैं एक और दे देता हूं इंसर्ट, या मैं डिलीट भी दे देता हूं, सेलेक्ट कॉमा डिलीट ऑन स्टूडेंट डॉट ईएमपी, मतलब स्टूडेंट के ईएमपी टेबल में सिलेक्शन और इंसर्शन किसको ग्रांट करना है? टू सीएससी। ठीक है, तो डीबीए भी ग्रांट कर सकता है। डीबीए ग्रांट जब करेगा तो उसको कंप्लीट नेम देना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, कि कौन सा यूजर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ओन कर रहा है, वो यूजर नेम भी देना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट का नेम भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ग्रांट हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा जो यूजर है ये अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डॉट ईएमपी लिखता है, तो ये सिलेक्शन कर सकता है। ये चाहे तो डिलीशन भी कर सकता है। देखिए 5 रोज डिलीट हो गई,
ठीक है। डिलीट करने के बाद अगर मैं फिर से देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 9 रोज हो गई, इंस्टेड ऑफ 14 9 रोज हो गई हैं, लेकिन डेटाबेस में भी 14 रोज ही है ना। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कमिट परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, मैं चाहूं तो यहाँ पर भी रोल बैक कर सकता हूं। रोल बैक करने के बाद वापस मेरी क्या हो गई, 14 रोज आ गई हैं। ठीक है, मैंने इंसर्ट किया या डिलीट जो भी किया, मेरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था, ट्रांजेक्शन को मेरे को टर्मिनेट करना पड़ेगा आइदर बाय रोलिंग बैक और कमिटिंग द ट्रांजेक्शन। क्लियर है? तो अब ये सिलेक्शन भी कर पा रहा है, ये डिलीशन भी कर पा रहा है, लेकिन ये अपडेट अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अपडेट स्टूडेंट डॉट emp सेट सैलरी इज इक्वल टू 3000 वेयर dpt नंबर दैट इज इक्वल टू 20। तो ये अपडेट अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपडेट का प्रिविलेज नहीं मिला है। क्लियर है? सिमिलरली आईटी अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है, ना वो सिलेक्शन कर पा रहा है, ना वो डिलीशन कर पा रहा है, ना वो अपडेट कर पा रहा है, क्योंकि उसको अभी तक कुछ भी ग्रांट नहीं हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट है अभी तक में? एनी डाउट? अब ये चाहे तो रिवोक भी कर सकता है, रिवोक सेलेक्ट कॉमा डिलीट ऑन student.emp फ्रॉम CSE। तो क्या हो जाएगा, उससे रिवोक हो जाएगा, मतलब उससे सिलेक्शन इंसर्शन सिलेक्शन डिलीशन दोनों आपने क्या कर लिया, छीन लिया है। ना तो वो सिलेक्ट कर सकता है, ना तो वो डिलीट कर सकता है। क्लियर है? तो DBA किसी भी डेटा, मतलब DBA अपने जो डेटाबेस उसने क्रिएट किया है उसके जितने भी यूजर्स हैं, ठीक है, उनके डेटा को एक्सेस कर सकता है, उनके डेटा को किसी दूसरे यूजर को एक्सेस कराने के लिए भी दे सकता है। क्लियर है? वापस आ जाते हैं। अब मैंने यहां पे लिखा था ग्रांट सेलेक्ट ऑन emp टू CSE, एक से ज्यादा करना है तो मैं कॉमा कॉमा करके कर रहा था। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं ग्रांट ऑल ऑन emp टू CSE, सो ऑल इज एन ग्रुप ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब मैंने सारे ऑब्जेक्ट प्रिविलेज दे दिए हैं, सिलेक्शन इंसर्शन डिलीशन अपडेशन सब कर सकता है कौन, CSE। मतलब अब यहाँ चाहे तो ये सिलेक्शन भी कर सकता है, ये चाहे तो डिलीशन भी कर सकता है, और ये चाहे तो अपडेशन भी कर सकता है। अपडेट वाली क्वेरी लिखी थी ना मैंने, ये चाहे तो अपडेट भी कर सकता है। क्लियर है? तो मैं इसको रोल बैक कर देता हूं क्योंकि मुझे टेबल मेरी वापस पाई चाहिए। ठीक है, तो ऑल करने से मतलब वो तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे सारे के सारे प्रिविलेज उससे वापस लेने हैं तो मैं लिखूंगा रिवोक ऑल ऑन emp फ्रॉम CSE। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं, यहां तक किसी को डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, मैंने ग्रांट किया ग्रांट ऑल ऑन emp टू CSE। ठीक है, मतलब CSE मेरा सिलेक्शन कर सकता है, अपडेशन कर सकता है, डिलीशन कर सकता है, सब कर पा रहा है। IT मेरा अभी भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि IT को अभी मेरे पास प्रिविलेज नहीं मिली है। अब क्या CSE IT को प्रिविलेज ग्रांट कर सकता है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट डॉट emp टू IT? क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? नो सर। नहीं लिख सकता। ठीक है, नहीं लिख सकते है ना। अगर ये DBA होता तो लिख सकता है ना, लेकिन ये नॉर्मल यूजर है तो ये अभी नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको ये क्वेरी लिखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां जो मैंने ग्रांट किया है पहले तो मैं उसको रिवोक कर देता हूं। ठीक है, रिवोक कर दिया मैंने। यहां पे अगर मैं ग्रांट में लिखता हूं कि ग्रांट ऑल ऑन emp टू CSE और यहां लिखता हूं विथ ग्रांट
ऑप्शन, ठीक है, विद ग्रांट ऑप्शन अगर दिया है, इसका मतलब है कि अब सीएससी भी किसी तीसरे यूजर को ग्रांट कर सकता है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर प्रिविलेजेस जो मैंने इसको ग्रांट की हुई हैं। तो इसने ऑल कर दिया है, मतलब ये चाहे तो सेलेक्ट भी ग्रांट कर सकता है, चाहे तो अपडेट भी ग्रांट कर सकता है, चाहे तो डिलीट भी ग्रांट कर सकता है। अब ये आईटी वाला यूजर क्या कर सकता है, मेरा ये आईटी वाला यूजर लिख सकता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डॉट ईएमपी। क्लियर है? क्लियर है? तो विद ग्रांट ऑप्शन अगर करता है तो मतलब आगे वाला भी क्या कर सकता है, अगले यूजर को ग्रांट कर सकता है। ठीक है, तो विद ग्रांट ऑप्शन मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा अगर मैं इस सीएससी वाले यूजर को भी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में ये पर्टिकुलर प्रिविलेज ग्रांट करने के लिए दे रहा हूं कि वो किसी तीसरे यूजर को भी ग्रांट कर सके। क्लियर है? सिमिलरली अगर मुझे रिवोक करना है तो रिवोक ऑल ऑन ईएमपी फ्रॉम सीएससी अगर करता हूं मैं, ठीक है, ये जो यूजर है, ये यूजर कौन सा है मेरा, ये यूजर है मेरा स्टूडेंट, ठीक है, जिसने इस ईएमपी टेबल को ओन किया हुआ है। उसने क्या किया है कि पहले ग्रांट किया है विद ग्रांट ऑप्शन से, फिर सीएससी वाले ने क्या कर दिया है, आईटी वाले को भी ग्रांट कर दिया है, आईटी वाला भी उसको यूज कर पा रहा है। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट वाला लिखता है रिवोक ऑल ऑन ईएमपी फ्रॉम सीएससी, ठीक है, तो इसने इसको रिवोक कर दिया, किससे, सीएससी से रिवोक कर दिया, तो सीएससी वाला अब उसको एक्सेस कर सकता है क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डॉट ईएमपी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रिवोक कर दिया। क्या आईटी वाला अभी भी एक्सेस कर सकता है? नो सर। ठीक है, तो आईटी वाला इसको अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर मैंने रिवोक कर दिया, ठीक है, तो सारे के सारे यूजर से भी रिवोक हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं अगर अब एक पर्टिकुलर, मैं एक नॉर्मल यूजर अगर अपने डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरे यूजर से ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस क्या कर रहा हूं, मैं उससे वापस ले रहा हूं, रिवोक कर रहा हूं, तो सारे के सारे यूजर्स रिवोक हो जाएंगे उन सारे यूजर से जिनसे उस यूजर ने ग्रांट किया था उनको। ठीक है, तो ये ओरेकल में वर्क करता है, आईबीएम DB2 में नहीं वर्क करता ना। आईबीएम DB2 में आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे यूजर से आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये एक ड्रॉबैक है कि आपने क्या किया है कि आपने किसी पर्टिकुलर यूजर को ग्रांट किया और ग्रांट करने के बाद अगर वो यूजर किसी और तीसरे यूजर को ग्रांट कर देता है और आपने उस यूजर से वापस ले लिया जिसको आपने ग्रांट किया था, तो आपको उनसे भी ग्रांट लेना पड़ेगा, मतलब वापस लेना पड़ेगा जिनको उस मिडिल यूजर ने ग्रांट कर दिया है। क्लियर है? ओरेकल में क्या है कि ये कैस्केडिंग ग्रांट, कैस्केडिंग रिवोक हो जाता है, मतलब आपने ओरिजिनल जिसको आपने ग्रांट किया था उससे ले लिया, तो उसने जिसको ग्रांट किया था वहां से भी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवोक परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी मेरा क्या है, स्टूडेंट डॉट ईएमपी नहीं लिख पा रहा है, ये भी स्टूडेंट डॉट ईएमपी नहीं लिख पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों से मैंने क्या कर दिया है, रिवोक कर दिया है। क्लियर है? अब एक और देखते हैं, ग्रांट ऑल ऑन ईएमपी टू पब्लिक। ठीक है, मैंने क्या कर दिया है, पब्लिक कर दिया है। पब्लिक मतलब जितने भी डेटाबेस, इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जितने भी यूजर हैं, मतलब जो डेटाबेस मेरा जो इंस्टेंस में हम काम कर रहे हैं उस इंस्टेंस का डीबीए है ये सिस्टम BIT 123। ठीक है, जो मेरा यहाँ पर है ये डीबीए है। ठीक है, इसने जो इंस्टेंस क्रिएट किया है उस इंस्टेंस के जितने भी यूजर्स हैं वो सारे के सारे यूजर्स अब क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सीएससी भी कर पा रहा है एक्सेस, आईटी भी एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, एक यूजर और मैंने क्रिएट किया हुआ है अपने लिए, वो भी उसको अब एक्सेस कर पाएगा। क्लियर है? तो एक मेरे पास भी है जिसका नाम मैंने रखा है दिनेश। ये में भी अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डॉट ईएमपी, तो ये भी एक्सेस कर पा रहा है। क्लियर है? क्यों एक्सेस कर पा रहा है? क्योंकि मैंने पब्लिकली सबको क्या कर दिया है, ग्रांट कर दिया है कि जितने भी यूजर्स हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के, जितने भी यूजर्स हैं सारे के सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं रिवोक ऑल ऑन ईएमपी फ्रॉम पब्लिक, इसका मतलब है कि मैंने सबसे वापस ले लिया है। अब ना तो ये लिख पा रहा है, मतलब ना सीएससी लिख पा रहा है, ना आईटी लिख पा रहा है, ना डिलीट लिख पा रहा है, ना अपडेट लिख पा रहा है, ना
ना आईटी एक्सेस कर पा रहा है, ना ही दिनेश एक्सेस कर पा रहा है। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट DCL कमांड्स, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज्ड टू कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटाबेस। ठीक है, मतलब कौन सी यूजर आपके डेटाबेस डेटा एक्सेस कर पाएंगे, कौन सी यूजर आपके डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वही एक्सेस कर पाएंगे जिनको आपने ग्रांट किया है। उनको एक्सेस कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रांट कराना पड़ेगा। और अगर आपको उनसे एक्सेस वापस लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवोक करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकते सर, ये हैं, पब्लिक वाला अदरवाइज सर पब्लिक हाँ वाला पब्लिक सिस्टम DBA ने दिया था। नहीं, पब्लिक वाला भी इसने दिया है, स्टूडेंट नहीं किया है, DBA ने नहीं किया है। ठीक है, DBA भी पब्लिक को ग्रांट कर सकता है, लेकिन ये इसने अभी ऑब्जेक्ट प्रिविलेज ग्रांट किए हैं, तो ऑब्जेक्ट प्रिविलेज DBA भी ग्रांट कर सकता है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस नॉर्मल यूजर भी ग्रांट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल यूजर से मैंने ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस पब्लिक को ग्रांट किए हैं। मैं चाहूं तो मतलब ये इससे भी कर सकता हूँ, किससे, DBA से भी मैं क्या कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकता हूँ पब्लिक को। यहाँ पे CSE की जगह अगर मैं पब्लिक लूंगा तो पब्लिकली वो ग्रांट हो जाएगा। ओके सर। क्लियर है? बाकी DBA एक ऐसा यूजर है जिसको कोई एक्सेस की नीड नहीं हो, सभी का डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। जो इंस्टेंस उसने क्रिएट किया है, उस इंस्टेंस के जितने भी यूजर्स हैं उसमें, ठीक है, उन यूजर्स को भी DBA ने ही क्रिएट किया है। ठीक है, CSE को DBA ने क्रिएट किया है, IT को भी DBA ने क्रिएट किया है, स्टूडेंट को भी DBA ने ही क्रिएट किया है। तो वो सारे जिसने DBA ने जिस यूजर को क्रिएट किया है, उस यूजर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सबको जो DBA है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए उसको उस पर्टिकुलर यूजर नेम फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर और उस ऑब्जेक्ट नेम को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? डायरेक्टली वो EMP नहीं लिख सकता यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली EMP लिखने के लिए हमें आगे एक टॉपिक है उसको पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है सिनोनिम। ठीक है, तो अभी इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिनोनिम्स। सर DBA के ग्रांट को स्टूडेंट रिवोक कर सकता है? DBA के ग्रांट को स्टूडेंट रिवोक, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये DBA है, देखिए इसने ग्रांट किया, किसको ग्रांट किया, CSE को ग्रांट किया। ठीक है, अब यहाँ पर ये CSE था थर्ड वाला, ये अब मेरा एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, IT वाला एक्सेस अभी भी नहीं कर पा रहा है। अब ये स्टूडेंट वाले में आते हैं हम। ठीक है, स्टूडेंट वाले से हम क्या करते हैं, रिवोक करते हैं, किससे, CSE से। यही क्वेश्चन था, करके देख लेते हैं। तो रिवोक कर लिया उसने, रिवोक करते ही अब देखिए CSE से ये एक्सेस नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो कोई भी ग्रांट कर सकता है, कोई भी रिवोक कर सकता है, DBA और जो ओनर है उसका। ठीक है, अगर DBA ने ग्रांट किया है तो भी ओनर उसको रिवोक कर सकता है, अगर ओनर ने ग्रांट किया है तो भी DBA उसको रिवोक कर सकता है। ठीक है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के दो ओनर हो गए, एक तो ओनर यूजर जो उसको ओन कर रहा है, दूसरा DBA सारे यूजर के सारे ऑब्जेक्ट को ओन कर पा रहा है। ठीक है, मतलब DBA चाहे तो उनको डिलीट भी कर सकता है, ड्रॉप भी कर सकता है, अल्टर भी कर सकता है। क्लियर है? और कोई डाउट? एनी मोर डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम, तो सिनोनिम इज एन alternative name to existing objects। ठीक है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई सिनोनिम क्रिएट कर रहा हूं। अभी तक जो ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ टेबल ही पढ़ा है, हमने अभी व्यू नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम टेबल में ही काम कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो अल्टरनेटिव नेम टू एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल का मैं एक अल्टरनेटिव नेम बना रहा हूँ। तो ये सिनोनिम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक सिनोनिम, एक होता है प्राइवेट सिनोनिम। ठीक है, सो पब्लिक सिनोनिम इज क्रिएटेड बाय DBA ओनली, और प्राइवेट सिनोनिम जो है वो आपका जो है नॉर्मल यूजर और DBA दोनों क्रिएट कर सकते हैं।
क्लियर है? तो वापस आ जाते हैं अपने एग्जांपल्स में। ये मेरा था स्टूडेंट, ठीक है। काम करते हैं इसको पूरा आप क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं शो यूजर। तो यूजर है मेरा स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के पास एक टेबल है, टेबल का नेम है EMP, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका एक सिनोनिम क्रिएट कर रहा हूं। तो सिनोनिम क्या क्रिएट कर रहा हूं मैं लिख रहा हूं क्रिएट सिनोनिम क्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम नेम। तो सिनोनिम नेम मैं देता हूं DEMP, ठीक है। एस और या फॉर ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम मैंने दिया EMP। तो इसके पास देखिए प्रिविलेजेस नहीं है। क्या प्रिविलेज नहीं है इसके पास? सिनोनिम क्रिएट करने का प्रिविलेज नहीं है। तो हमने यहाँ पर अभी सिस्टम प्रिविलेज पढ़े हमने कुछ। सिस्टम प्रिविलेज में एक प्रिविलेज था जिसका नाम था क्रिएट एनी सिनोनिम। ये एक सिस्टम प्रिविलेज है जो यूजर के पास होना चाहिए, तभी वो सिनोनिम क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज वो सिनोनिम क्रिएट नहीं कर सकता। सो हु कैन प्रोवाइड द सिस्टम प्रिविलेजेस टू द यूजर? ओनली DBA। तो मैं लिखता हूं ग्रांट क्रिएट एनी सिनोनिम टू यूजर। यूजर इज स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट के पास सिनोनिम क्रिएट करने का प्रिविलेज मिल चुका है। अब ये सिनोनिम क्रिएट कर सकता है। तो DEMP के नाम से पहले से एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, मैंने शायद DEMP के नाम से एक टेबल इसी में क्रिएट करके रखी है। तो देखिए DEMP भी टेबल है, EMP भी टेबल है, ठीक है। तो सिनोनिम का नेम मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं क्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम नेम। तो मैं आप लिखता हूं एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय नाम की टेबल है क्या? नहीं है ना। हाँ, एम्प्लॉय फॉर EMP। क्लियर? मतलब मैंने क्या किया, EMP का एक और अल्टरनेटिव नेम दे दिया एम्प्लॉय, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो मुझे टेबल को दिखाएगा 14 रोज। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो भी मुझे क्या दिखा रहा है, वही 14 रोज। मतलब मेरा ऑब्जेक्ट एक ही है, उनके दो नेम है। मैं EMP से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, मैं उसको एम्प्लॉय के नाम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्लियर है? दो तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, EMP से और एम्प्लॉय से, ठीक है। एक तरीके से इसका मैंने एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया है, ठीक है। जो आप C++ में जो रेफरेंस वेरिएबल पढ़ते थे वही है ये, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं EMP टेबल से अगर कोई रो डिलीट करता हूं तो एम्प्लॉय से भी डिलीट हो जाएगी। EMP में अगर कोई इंसर्ट करता हूं तो एम्प्लॉय में भी इंसर्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय से अगर डिलीट करता हूं तो EMP में भी डिलीट हो जाएगा। एम्प्लॉय में कुछ इंसर्ट करता हूं तो EMP में भी मेरा इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है, उसके दो नेम है। क्लियर है? तो ये मैंने जो क्रिएट किया है सिनोनिम, ये मैंने प्राइवेट सिनोनिम क्रिएट किया है। ये सिनोनिम मेरा क्रिएट हुआ है इसी यूजर के अंदर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर सिनोनिम को मैं क्रिएट कर रहा हूं किससे? DBA से। तो DBA क्या कर सकता है? DBA लिख सकता है क्रिएट पब्लिक सिनोनिम, सिनोनिम नेम। तो सिनोनिम नेम अब मैं देता हूं EMPL, ठीक है। मतलब मैंने उसका एक पब्लिक सिनोनिम क्रिएट किया है EMPL के नाम से। सो क्रिएट पब्लिक सिनोनिम EMPL फॉर करके मैं ऑब्जेक्ट नेम दे रहा हूं स्टूडेंट डॉट EMP। कंप्लीट पाथ बताना पड़ रहा है, किस यूजर के किस ऑब्जेक्ट का मैं पब्लिक सिनोनिम क्रिएट कर रहा हूं। तो एक पब्लिक सिनोनिम क्रिएट हो गया जिसका नाम है EMPL। इसका मतलब है कि अब मैं इस पर्टिकुलर EMPL को यहां से भी एक्सेस कर सकता हूं। कहां से? स्टूडेंट टेबल के अंदर से, ठीक है। मतलब अगर मैं EMP लिख रहा हूं तो भी वही टेबल है, एम्प्लॉय लिख रहा हूं तो भी वही टेबल है, EMPL लिख रहा हूं तो भी वही टेबल है। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर मैं आ जाता हूं IT वाले यूजर में, ये मेरा IT वाला यूजर था, नहीं यहाँ ये CSE वाला यूजर था। CSE वाला यूजर को अगर टेबल एक्सेस करना था तो वो क्या लिख रहा था? वो लिख रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डॉट EMP। अभी वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास प्रिविलेज नहीं है। अगर वो प्रिविलेज ग्रांट कर देता है, कौन ग्रांट करेगा?
या तो DBA या तो ओनर। तो सेलेक्ट ऑन EMP टू CSE। अगर CSE को मैंने ग्रांट कर दिया तो अब ये इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पा रहा है और ये डायरेक्टली भी उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, क्योंकि ये पब्लिकली इसका एक नेम आ गया है। किसका? student.emp का एक पब्लिक नेम आ गया है जिसका नाम है EMPL। मतलब मैं EMPL को कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन एक्सेस करने के लिए मेरे को ऑब्जेक्ट प्रिविलेज तभी भी नीड रहेगी। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट प्रिविलेज है, सेलेक्ट प्रिविलेज है, तो ही मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता उसको। क्लियर है? तो पब्लिक सिनोनिम क्रिएट करने का मतलब वही है कि मैं पब्लिकली उसको एक नेम दे रहा हूं, मतलब कोई भी यूजर इस पब्लिक नेम से उसको एक्सेस कर सकता है। अब उसको कंप्लीट नेम देने की नीड नहीं पड़ रही है कि कौन से यूजर का कौन सा नेम में कौन सा ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर रहा हूं। क्लियर है? तो ये है मेरा सिनोनिम, पब्लिक सिनोनिम एंड प्राइवेट सिनोनिम। प्राइवेट सिनोनिम कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय यूजर्स, ठीक है, बट पब्लिक सिनोनिम जो है वो DBA क्रिएट करेगा। कोई डाउट? 9923 हेलो 0679 हेलो, हाँ, किसको रोल नंबर? हेलो, यस सर। कौन है भाई ये जो फोन नंबर बता रहा है किसी को? सॉरी सर, वो माइक ऑन हो गया, मम्मी को फोन नंबर बता रहा था। सर हाँ, ये कैसे पता करेंगे कि हमने कितने कितने को प्रिविलेज ग्रांट किए हैं? किसको किसको प्रिविलेज ग्रांट किया है? हाँ सर। ये तो इनके लिए डेटा डिक्शनरीज होती हैं कुछ, वो खोजनी पड़ेंगी। ठीक है सर। ठीक है, डेटा डिक्शनरीज आपको खोजनी पड़ेगी, कौन कौन से प्रिविलेजेस आपने ग्रांट किए हैं। ठीक है, जैसे ये तो CSE है, ये आपका स्टूडेंट है ना। तो एक डेटा डिक्शनरी आता है आपका शायद सेलेक्ट, और अगर मैं नाम लिख पा रहा हूं तो सेलेक्ट ऑल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर प्रिविलेजेस फ्रॉम, एक मिनट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर प्रिविलेजेस फ्रॉम, और यहाँ पर एक डेटा डिक्शनरी खोजनी पड़ेगी जिससे पता चलेगा कि कौन से यूजर को उसको ग्रांट किया है। ठीक है, ये मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। आपने जो डाउट पूछा है ना, ये मैं खोज के बता दूंगा। इसके लिए आपको डेटा डिक्शनरी पढ़ना पड़ेगा, और ये ओरेकल में पता चल जाता है क्योंकि ओरेकल में एक टॉपिक है जिसका नाम है डेटा डिक्शनरी। ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन ये एक टॉपिक है डेटा डिक्शनरी। जो आप यूज कर रहे हैं ना, जो टैब यूज कर रहे हैं, टैब की जगह हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, तो ये सारे टेबल्स और सिनोनिम और सीक्वेंसेस और व्यूज, मतलब सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बता रहा है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ टेबल्स पता करनी है तो मैं लिख रहा था सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम ऑल यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। तो ये सारे के सारे टेबल्स बता रहा है। देखिए यहाँ पे 15 रोज है, यहाँ 14 रोज है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 15th जो एक है ना वो सिनोनिम है। तो ये जो यूजर अंडरस्कोर टेबल्स है ना, ये एक डेटा डिक्शनरी है। ठीक है, इस डेटा डिक्शनरी से मैं एक्सेस कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर टेबल नेम कितनी है इस पर्टिकुलर यूजर में। ठीक है, इस यूजर में कितनी टेबल्स हैं। क्लियर है? और अगर मैं DBA से एक्सेस करना चाहूं तो मुझे यहाँ वेयर यूजर अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेटा डिक्शनरी का एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। उसमें एक डेटा डिक्शनरी होता है जिसके अंदर हम सिस्टम प्रिविलेजेस और ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसका ओनर भी बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को कौन ओन कर रहा है और उसको किसको किसको अभी ग्रांट किया गया है, वो भी पता चल जाएगा। क्लियर है? ये आपको मैं अगली क्लास में बता दूंगा। और किसी कोई डाउट? एनी मोर डाउट्स? एनी मोर डाउट? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े। अब इतने सारे अब यूजर्स की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूं इनको। DBA की नीड भी नहीं है मेरे को,
मुझे अब सिर्फ और सिर्फ एक ही यूजर चाहिए, जो हमारा यूजर था अभी तक, जो जिससे हम पढ़ रहे थे, वो था हमारा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं। सीक्वेंस का जो सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स है क्रिएट सीक्वेंस, सीक्वेंस नेम। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं स्टार्ट विथ, लेट्स सपोज m, इंक्रीमेंट बाय लेट्स सपोज n, फिर है आपका मिन वैल्यू लेट्स सपोज p, मैक्स वैल्यू लेट्स सपोज q, फिर है आपका कैश लेट्स सपोज r ऑब्लिक नो कैश, उसके बाद है साइकिल ऑब्लिक नो साइकिल। ये इतना बड़ा सिंटैक्स है किसका? सीक्वेंस का। ठीक है, तो सीक्वेंस का सिंटैक्स हमने लिखा। सीक्वेंस होता क्या है? इट विल जनरेट सीक्वेंसेस। ठीक है, हम एक सीक्वेंस जनरेट कर रहे हैं। सीक्वेंस स्टार्ट कहां से होगा वो हम बता रहे हैं, स्टार्ट विथ m। बाय डिफॉल्ट m की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैंने 10 से स्टार्ट करना है, 11 से स्टार्ट करना है, तो मेरे को स्टार्ट विथ m बताना पड़ेगा। क्लियर? तो जितने भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिए हैं ऑल आर ऑप्शनल पैरामीटर्स। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीमेंट बाय n। तो मुझे कितने का इंक्रीमेंट करना है, मतलब 1 के बाद जो दूसरी वैल्यू है वो 2 जनरेट करनी है कि 3 जनरेट करनी है कि 4 जनरेट करनी है, मुझे उसका क्या करना है, इंक्रीमेंट बताना पड़ेगा। अगर मैं इंक्रीमेंट बाय 2 लिख रहा हूं तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ऐसे ऑड वैल्यूज के सीक्वेंस निकालेगा। और अगर मैं इंक्रीमेंट बाय n नहीं लिखता हूं तो बाय डिफॉल्ट इट इज 1। n की वैल्यू भी मेरी क्या है? बाय डिफॉल्ट 1। ठीक है, फिर है मिन वैल्यू। ठीक है, मिन वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए सीक्वेंस की, वो मुझे बता रहा है। तो मिन वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो रहती है वो भी रहती है शायद 1 ही रहती है, शायद ना 1 या 0 रहेगी, या आप चेक कर लेंगे, मेरे ख्याल से 1 ही रहती है। मैक्स वैल्यू जो रहती है वो रहती है 10 टू द पावर 6, 26। ठीक है, 10 टू द पावर 26 वैल्यूज तक को क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब अगर मैंने मैक्स वैल्यू 100 दे दी, यहाँ पर सपोज मैंने मैक्स वैल्यू यहाँ पर 100 दी, क्यू की वैल्यू मैंने दी 100। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 1 से लेकर 100 तक जनरेट करेगा। 100 जनरेट करने के बाद अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करूंगा तो वो डिपेंड करता है कि वो आपका साइकिल है कि नो साइकिल है। अगर साइकिल है तो मतलब वो क्या करेगा? फिर से वो जाएगा मिन वैल्यू के पास। अब आएगा आपका मिन वैल्यू का खेल कि मिन वैल्यू क्या होनी चाहिए, वहां से वो क्या करेगा? फिर से स्टार्ट करेगा। क्लियर है? तो असेंडिंग सीक्वेंस के लिए मिन वैल्यू यूज करेगा और डिसेंडिंग सीक्वेंस के लिए मैक्स वैल्यू यूज करेगा। अगर मैं साइकिल यूज कर रहा हूं तो साइकिल मतलब मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को क्रिएट कर रहा हूं और क्रिएट करने के बाद मैं फिर से उस वैल्यूज को क्रिएट करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता हूं, वो डिपेंड करता है साइकिल ऑब्लिक नो साइकिल। तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो रहता है नो साइकिल। ठीक है, और उसके बाद आता है कैश आर, मतलब मैं एक साथ कितनी वैल्यूज कैश कर सकता हूं। मतलब एक बार अगर मैंने सीक्वेंस को क्या किया? जनरेट किया कि मैं उसकी नेक्स्ट वैल्यू जनरेट कर रहा हूं, तो वो एक साथ क्या करेगा? जितनी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा आर में, उतनी वैल्यूज एक साथ क्या करेगा? जनरेट कर देगा। जनरेट कर क्या करेगा? नेक्स्ट टाइम जब मैं नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करने जाऊंगा तो पहले हो जाएगा कैश में। अगर कैश में कोई पहले से वैल्यू जनरेटेड है तो उनको ही वो यूज करेगा, वो फिर से जनरेट नहीं करेगा। क्लियर है? तो कैश करने से फायदा ये होता है कि हमारी वैल्यूज जल्दी जल्दी आ जाती हैं। क्लियर? एक बार में वो 20 वैल्यू जनरेट कर दिया है तो 20 को 20 टाइम्स मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूं। एब्जॉर्ब करने के बाद जब मैं नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करूंगा तो फिर वो नेक्स्ट 20 सेट ऑफ वैल्यूज को जनरेट करेगा। क्लियर है? अब इसका यूज क्या है? ठीक है, वो देखते हैं हम। अभी तक किसी को डाउट इसमें सिंटैक्स में? कैश वाला एक बार फिर से। इसको कैश वाला, कैश वाला ये है कि एक बार अगर मैंने लिख दिया सेलेक्ट सीक्वेंस अंडरस्कोर नेम डॉट नेक्स्ट वेल फ्रॉम
डुअल, ठीक है, और नेक्स्ट वैल्यू जनरेट की मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, अगर मैंने सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट किया है तो वैल्यू जनरेट करेगा 1, क्योंकि वो स्टार्ट विथ 1 हो रहा है अगर तो, ठीक है। मतलब मैंने सीक्वेंस जो क्रिएट किया है पहले वो देख लेते हैं। मैंने लिखा है क्रिएट सीक्वेंस, और सीक्वेंस लिखा मैंने SEQ1, ठीक है। मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दी तो सबकी डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट कैश की भी शायद डिफॉल्ट वैल्यू कुछ होती है, शायद 20 से होता है, वो 20 वैल्यूज एक साथ जनरेट करता है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं, अगर मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे सेलेक्ट सीक्वेंस अंडरस्कोर नेम डॉट करवेल फ्रॉम डुअल, ये क्या करेगा, उसे करंट वैल्यू डिस्प्ले करेगा, और इसमें सबसे पहली बार इसमें आएगा एरर। क्यों? क्योंकि कम से कम एक वैल्यू आपकी जनरेट होनी चाहिए, तभी वो करंट वैल्यू को रिफर कर सकता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले मुझे एक बार नेक्स्ट फाइल करके एक वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, तभी मैं करंट वैल्यूज की देख सकता हूं, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा, ठीक है। अब आपने लिखा सेलेक्ट सीक्वेंस नेम डॉट नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम डुअल, और कैश की अगर 20 वैल्यूज आपने दी हुई है कि कैश 20 एक वैल्यू एक साथ कर सकते हैं, तो ये एक साथ 20 वैल्यूज जनरेट कर देगा, लेकिन उसमें एक ही वैल्यू आपने एब्जॉर्ब की है। फिर जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फाइल करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट नहीं करेगा, वो पहले जाएगा कैश मेमोरी के पास, और कैश मेमोरी के पास सेकंड वैल्यू लेके उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। फिर जब नेक्स्ट फाइल करोगे तो थर्ड वैल्यू, फिर ऐसे करते करते आप 20 टाइम्स वैल्यूज ऑब्जॉर्व करेंगे बफर से। बफर कंटेंट जब पूरे वैनिश हो जाएंगे, फिर अगर आप नेक्स्ट फाइल करते हैं तो फिर सेट नेक्स्ट 20 सेट ऑफ वैल्यूज क्या करेगा, वो जनरेट करेगा। क्लियर है? तो कैश मेमोरी क्या होती है, एक बार में आप क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को क्या करते हैं, जनरेट करके रख लेते हैं, और उसको अगर नेक्स्ट टाइम जनरेट करना रहता है तो पहले आप कैश से लेते हैं कि कैश में वो वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है। अगर कैश में वो वैल्यू है तो पहले वो उनको ही एब्जॉर्ब करता है, वो क्या करता है, फिर से वैल्यू जनरेट नहीं करता। क्लियर है? तो अब इसका यूज क्या है, वाई टू यूज सीक्वेंसेस इन अवर डेटाबेस, ठीक है। अब अगर आपने क्वेरी लिखी क्रिएट टेबल, और टेबल नेम आपने सपोज लिखा है स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिखा है रोल नंबर, सपोज 2 डिजिट के नंबर्स निकाल रहे हो आप, और इसको कर दे रहे हैं आप प्राइमरी की। फिर आप ले रहे हैं स्टूडेंट नेम वेरकर 2 20, और ये मेरी क्वेरी खत्म यहाँ पर, ठीक है। मतलब रोल नंबर को मैंने क्या किया, प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब इस रोल नंबर में मुझे क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, ऐसी वैल्यूज जो यूनिक हो, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैं उनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देता हूँ, ठीक है, कि 19001, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 डिजिट करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 19001 ये पूरा अगर मैं वैल्यू दे रहा हूं, अगर ये वैल्यू मेरे को पता है कि ये मेरे पास एक नेम है ABC, इस यूजर की मेरी ये वैल्यू है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको जनरेट कर रहा हूं। और जब मैं सेकंड यूजर क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे दूंगा 19002, और यहाँ पे उसका नाम दूंगा सपोज ABZ, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है, ये वैल्यूज मेरी रिपीट नहीं करनी चाहिए, तो वैल्यू रिपीट नहीं करने के लिए मुझे यहाँ पर 1 by 1 एक वैल्यूज जनरेट करनी पड़ेगी। अगर ये वैल्यू मुझे पता है तो मैं लिख सकता हूं, अगर मुझे पता नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्या करनी चाहिए, ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जो पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू हो, मतलब जो रिपीट ना करे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ सीक्वेंस अंडरस्कोर नेम डॉट नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ भी हम लिखेंगे सीक्वेंस अंडरस्कोर नेम डॉट नेक्स्ट वैल्यू ABZ। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओरेकल के पास ऑटो इंक्रीमेंट नाम का कोई भी डेटा टाइप नहीं है। अगर आप अदर डीएमएस में जाएं, अगर आप सपोज MS एक्सेस की बात करें, तो यहां मैं एक MS एक्सेस का डेटाबेस क्रिएट करता हूं, लेट सपोज स्टूडेंट DB, इस स्टूडेंट DB में क्या कर रहा हूं, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं टेबल डिजाइन में गए,
टेबल डिजाइन में जैसे हम लिख रहे हूँ यहाँ पर मैं रोल नंबर, यहाँ पे डेटा टाइप पूछ रहा है, ठीक है। डेटा टाइप में आपको हम देते हैं यहाँ पर नंबर, ठीक है। तो नंबर हम देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट नेम और यहाँ पे दे देते हैं हम शॉर्ट टेस्ट या लॉन्ग टेस्ट। ये मेरा वर्क एक्टिविटी की तरह काम करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, तो बंद करने के बाद ये टेबल में पूछता है कि कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं क्या। हाँ मैं कहता हूँ यस। फिर मेरे को पूछता है टेबल नेम भी मैंने दे दिया, लेट सपोज स्टूड करके मैंने टेबल नेम दे दिया। फिर ये पूछ रहा है कि इसमें कोई प्राइमरी की डिफाइन करनी है कि नहीं करनी है। अगर मैं यस करूंगा तो ये क्या करेगा, एक रो और इंसर्ट कर रहा है, एक कॉलम और इंसर्ट कर रहा है आईडी, और जिसका डेटा टाइप दे रहा है ऑटो नंबर, ठीक है। ऑटो नंबर मतलब इसकी वैल्यू आपको नहीं देनी है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जनरेट करके ले लेगा। क्लियर है। तो ये पर्टिकुलर चीजें एमएस एक्सेस में है। माई एसक्यूएल में भी ऑटो नंबर की जगह ऑटो इंक्रीमेंट नाम का एक डेटा टाइप है, लेकिन ओरेकल में आपके पास ऐसा नहीं है, क्योंकि ओरेकल में आपको यहाँ पर नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो नंबर ही मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब अगर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करनी है तो आप एक सीक्वेंस क्रिएट कीजिए और उस सीक्वेंस की वैल्यू को ऑटोमेटिकली 1 by 1 इंक्रीमेंट करा करा के नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करा के उसमें इंसर्ट करते जाइए। क्लियर है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमने टेबल क्रिएट की, क्रिएट टेबल, तो मेरे पास स्टूडेंट नाम की टेबल पहले से है। पहले हम देखते हैं कौन कौन सी टेबल्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट भी है, स्टूड है क्या मेरे पास, स्टूड भी है, स्टूड 121 भी है। एस हमने डिलीट कर दिया था ना, तो हम एस क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल एस, पहला जो कॉलम है वो है रोल नंबर, उसका डेटा टाइप है नंबर, लेट सपोज 3 डिजिट्स, ठीक है। और उसके बाद मैं देता हूँ स्टूडेंट नेम varchar 2 और देता हूँ मैं 20 कैरेक्टर्स। मेरा क्या हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। टेबल मैंने प्राइमरी की डिफाइन नहीं की, तो मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल एस एड कंस्ट्रेंट इज पी की, कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की, और प्राइमरी की मैं बना दे रहा हूँ किसको, रोल नंबर। तो ये ऐसा कंस्ट्रेंट मैंने पहले क्रिएट किया हुआ है, तो हम कहते हैं पी की 1 दे देते हैं। क्लियर है। मतलब मेरे पास एक टेबल है एस जिसमें 2 कॉलम है, एक रोल नंबर है और एक एस नेम है। रोल नंबर का डेटा टाइप है नंबर ऑफ 3, स्टूडेंट नेम का है varchar 20, और रोल नंबर जो है वो मेरा प्राइमरी की है, इसमें मैं नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता और इसमें मैं डुप्लीकेट भी इंसर्ट नहीं कर सकता। अब मुझे इसमें वैल्यूज क्रिएट करनी है ऑटोमेटिकली, तो इसके लिए मैं पहले कर रहा हूँ क्रिएट सीक्वेंस, ठीक है, और एक सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ सीक्वेंस अंडरस्कोर रोल नंबर। एक सीक्वेंस क्रिएट किया मैंने, क्रिएट सीक्वेंस अंडरस्कोर रोल नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट सीक्वेंस अंडरस्कोर रोल नंबर डॉट करवेल फ्रॉम डुएल, सो इट विल जनरेट एन एरर, क्योंकि अभी तक एक भी वैल्यू मैंने जनरेट नहीं की है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि करवेल को एक्सेस करने के लिए कम से कम एक वैल्यू मुझे जनरेट करनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है मेरा, एस वैल्यूज। वैल्यूज में मैं पहला जो दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ सीक्वेंस नेम अंडर सीक्वेंस नेम, मतलब सीक्वेंस नेम इज सीक्वेंस डॉट रोल नंबर डॉट नेक्स्ट वैल कॉमा। अब यहाँ पे मैं देता हूँ सिंगल कोट्स में स्टूडेंट नेम। तो ये मुझे रोल नंबर की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये मुझे सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है स्टूडेंट का नेम। तो स्टूडेंट का नेम मैंने दे दिया राम, तो एक रो इंसर्ट कर दिया उसने। फिर से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सेकंड मैंने दिया, अच्छा मैंने यहाँ पे दे दिया, देखिए गलती से 2 दे दिया मैंने, ठीक है, तो उसको भी उसने इंसर्ट कर दिया क्योंकि 2 भी वैलिड मेरा varchar 2 डेटा है। थर्ड में दे रहा हूँ श्याम, वो भी इंसर्ट हो जाएगा। फोर्थ में दे रहा हूँ गोपाल, वो भी इंसर्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रहा हूँ मैं मोहन, ये मेरा इंसर्ट हो गया। मैं इसको कर देता हूँ कमिट परफॉर्म करने के बाद मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस। तो देखिए रोल नंबर वैल्यूज मेरी ऑटोमेटिकली ले रहा था 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरी प्राइमरी की वैल्यूज जनरेट हो रही हैं। मुझे यहाँ पे प्राइमरी की वैल्यूज को पूछना नहीं पड़ रहा था कि मुझे उसकी वैल्यू भी, रोल नंबर की वैल्यू मुझे दीजिए। रोल नंबर वैल्यूज में ऑटोमेटिकली जनरेट कर पा रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम स्पेसिफाई करना पड़ रहा था कि उसका नेम राम है कि श्याम है कि गोपाल है कि मोहन है। जो भी मुझे वैल्यू देनी है वो नेम में दे रहा था, मैं रोल नंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली यूज कर रहा था। और अब मैं अगर लिखता हूं कि कितने वैल्यूज मैंने जनरेट कर दी हैं, तो मैं लिख सकता हूं सेलेक्ट सीक्वेंस अंडरस्कोर रोल नंबर डॉट करेंट वैल्यू फ्रॉम ड्यूएल, मतलब सीक्वेंस नेम डॉट करेंट वैल्यू। तो करेंट वैल्यू जो मैंने यूज की है वो है 5। क्लियर है? तो ये मैंने अभी डिफॉल्ट वैल्यूज ली हैं, तो 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहा है, मैक्सिमम 2 to the 10 to the power 26 वैल्यू तक जनरेट करेगा। उसके बाद वापस क्या करेगा, 1 से लिखेगा। ठीक है, 1 से नहीं लिखेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट हो रहता है नो साइकिल। तो 10 to the power 6 तक जनरेट करेगा, उसके बाद सीक्वेंस का काम खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे रोल नंबर 10 डिजिट का अगर जनरेट करना है, फिर रोल नंबर 10 डिजिट का जनरेट करना है, हाँ कर लीजिए। आपको उस केस में क्या करना पड़ेगा, क्रिएट सीक्वेंस और सीक्वेंस नेम दे रहा हूं मैं सीक्वेंस अंडरस्कोर रोल नंबर अंडरस्कोर 10। ठीक है, अब इसको करना है मुझे स्टार्ट विथ, मुझे दिए 10 डिजिट का चाहिए ना, तो 1 0 0 0 0 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बाय डिफॉल्ट में ये 10 दे दिया कि यहां से मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सीक्वेंस स्टार्टेड। अब मैं पहली वैल्यू जनरेट कर रहा हूं ना, मैं कैसे लिख रहा हूं, सीक्वेंस अंडरस्कोर रोल नंबर अंडरस्कोर 10 डॉट नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम ड्यूएल। तो ये पहली वैल्यू जनरेट किया, फिर ये दूसरी वैल्यू, फिर ये तीसरी वैल्यू। तो ये 10 डिजिट का ही क्या कर रहा है, ले रहा है। लेकिन इसमें मैंने एक गलती की, मैंने इसकी मैक्स वैल्यू भी क्या करनी थी, 99999 करके 10 डिजिट देनी थी। क्लियर है? क्योंकि ये 11 डिजिट तक जाएगा, 10 to the power 6 तक जाएगा ये। अगर आपको 10 डिजिट तक का ही रखना है कि 10 डिजिट वाले नंबर से स्टार्ट होकर 10 डिजिट नंबर तक ही एंड करना है, मतलब 9999 अप टू 10 टाइम्स को ही एंड करना है, तो आपको मैक्स वैल्यू देनी थी और नो साइकिल ऑप्शन भी देना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है? डाउट क्लियर हो रहा है? यस सर। और कोई डाउट आगे और पढ़ना? इनिशियलाइज करने के बाद सर नहीं कर सकते क्या? इनिशियलाइज करने के बाद मतलब मैक्स वैल्यू और नो साइकिल। मैक्स वैल्यू अगर मैंने इसमें नहीं दी है तो ये सीक्वेंस तो मैक्स वैल्यू 10 to the power 6 तक 26 तक ले जाएगा ना। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मेरे को सीक्वेंस डिलीट करके फिर से सीक्वेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ओके सर। और कोई डाउट? और पढ़ना है? देखिए व्यूज हमने नहीं पढ़ा क्योंकि व्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। सिनोनिम पढ़ लिया, सीक्वेंस पढ़ लिया, इंडेक्स भी नहीं पढ़ा हमने। इंडेक्स भी हम लोगों का 3rd यूनिट में डिटेल में है, तो हम लोग इंडेक्स को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, व्यूज एग्जाम में आता है तो व्यूज को भी हम लोग पढ़ लेंगे, उसको अपन अगली क्लास में देखते हैं। बाकी सिनोनिम, सीक्वेंस और डीसीएल कमांड्स, तो डीसीएल कमांड्स आपका लैब 6 में लिखा हुआ था। ये देखिए डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, कंस्ट्रेंट्स और टीसीएल। टीसीएल इज अ पार्ट ऑफ डीएमएल। ऐसा हम बोल सकते हैं कि डीएमएल क्वेरी को ही हम क्या करते हैं, टीसीएल में कमिट या रोल बैक करते हैं। तो ये सारे कमांड्स मैंने 4 या 5 क्लास लेके खत्म कर दिए हैं। लैब 6 का कंटेंट मैंने टोटली खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अब ये टेबल आप खुद से बना के देखेंगे, इसमें क्या डेटा टाइप लगेगा, क्या कंस्ट्रेंट लगेंगे, आप खुद से लगा के, और ये सारी क्वेरीज आप बना के देखेंगे। ये एक सेट ऑफ 45 क्वेरीज होंगी या 50 क्वेरीज हैं। ठीक है, ये सारी क्वेरीज आप बना के देखेंगे। ये टोटली आपके लिए एक तरीके के प्रोजेक्ट वर्क की तरह ही काम कर रहा है। और लैब 7 में, अभी लैब 7 मैंने पूरी तरह नहीं पढ़ाया है, मैंने सिर्फ सीक्वेंस और सिनोनिम पढ़ाया है। व्यूज हम पढ़ेंगे और इसमें जो
बनाने वाला है वो व्यू वाला ही है, तो व्यू हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे कि व्यू क्या होता है, व्यू कैसे क्रिएट करते हैं, व्यू के एडवांटेजेस क्या हैं और क्यों क्रिएट करते हैं हम व्यू। उसके बाद हमारा एसक्यूएल टोटली खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे PL/SQL। क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लेंगे,